अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इस झूठ और इल्जामात की सियासत में आज एक सच अपनी तरफ से दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एतराज़ात थे, फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही थी, फिर फौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट उनकी नहीं मान रही थी, अब जो है वो लोटे हो गए हैं। अब यही एक नैरेटिव जो पहले हुआ था 63 के बाद, अब फिर कहा जा रहा है कि लोटों को या उनके लोगों को बार बार खरीदा जाने की कोशिश की जाती है, उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं। मास्टरमाइंड किया है आसिफ जरदारी ने, कहा फवाद चौधरी साहब ने, और यही वो है छांगा मांगा की पॉलिटिक्स का बार बार हवाला दिया जाता है। बार बार कहा जाता है कि पैसे जो है वो लुटाए जा रहे हैं, खरीदा जा रहा है। बात यह है सिर्फ इतनी कि अगर यहाँ पर सादिक और अमीन लीडर हों तो उनकी पार्टी में ऐसे लोग क्यों आते हैं जो फिर करोड़ों रुपए देख के उनकी राल टपकने लगती है या वो पार्टी छोड़ जाते हैं। क्या ऐसी भी कोई आइन में शिक आनी चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सादिक है, अमीन है, कौन अपनी लॉयल्टी को बेच सकता है? क्योंकि अगर बराए फरोख्त होगा तो खरीदने की कोशिश तो होगी। एक खरीदने की कोशिश हमारे इलियास चिन्योटी साहब कह रहे हैं, PMLN के जो एमपीए हैं उनके ऊपर किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। करोड़ ऑफर हुए नून लीग के एमपीए को, 40 करोड़ में चले गए तुर्की। एक एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मसूद मजीद। अब मामला यह है कि अगर तो हमजा वर्सेस परवेज इलाही साहब का ये इलेक्शन है तो एक कोशिश जरदारी साहब ने आखिरी की, मुलाकात की चौधरी शुजात साहब से कल, जबकि ये बातें सरगर्म थी कि शायद वो अपने वोट जो है अपनी पार्टी के वो हमजा को दे दें। लेकिन खबर ये आ रही है कि वो इसलिए नहीं मिले थे चौधरी शुजात साहब से, वो इसलिए मिले थे कि अगर तो परवेज इलाही साहब को नून लीग अपना कैंडिडेट बना के जिता दे तो फिर क्या होगा। अब जराए बताते हैं कि ये खबर में कितनी सदाकत है ये तो अब जाहिर है चौधरी ब्रदरान ही बता सकते हैं, लेकिन ये मामला उनके सामने पेश किया गया जिसको आज चौधरी शुजात साहब ने रद्द कर दिया और कहा है कि ये वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं और वो परवेज इलाही साहब के हवाले से ही उनके हक में डाले जाएंगे। अब इन तमाम चीजों के बाद अब ये सोचिए कि 40 करोड़ 10 करोड़ इस मुल्क में ऐसे एमपीएस को दिए जा रहे हैं जो मुल्क जो है दिवालिये के नहज पर पहुंच चुका है। अब हम IMF के पास जाते हैं, हम दूसरों के पास जाते हैं। मेरा ख्याल है अगर हम इस तरह खरीदो फरोख्त जारी रखें तो मुल्क भी इन्हीं पैसों पर चल सकता है। अब ये इल्जाम जो है वो शदीद हो गया है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं ये मास्टरमाइंड है और ये सिंध के पैसे हैं जो कि अब इनको दिए जा रहे हैं। अब ये इल्जामात ऐसे हैं कि शेख रशीद साहब ने का भी एक ऑडियो लीक हुई चंद रोज पहले, उन्होंने कहा शरकपुरी साहब को पैसे भिजवा दिए गए हैं या नहीं। उस पर कोई लाहे अमल नहीं हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं फॉलो अप हुई। और फिर शेख रशीद साहब ने ये माना भी कि उनकी ऑडियो है, लेकिन इस बात पर किसी ने बात नहीं की क्या उन्होंने भी किसी को पैसे दिए हैं। अब ये जो पैसे देने की सियासत है इस पर कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं सेट किया जाता? 63A के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है वो प्रेसिडेंट सेट कर चुकी है, लेकिन अगर कर चुकी है तो फिर ये बात क्यों करी? तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूं, कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने ऐसा कोई 1 रुपया भी ऑफर नहीं किया चौधरी मसूद मजीद को। और दूसरी तरफ जो इलियास चिन्योटी साहब हैं वो भी अभी हज से आए हैं सऊदी अरेबिया में, कह रहे हैं उनको ऑफर्स आई थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि कुरान पे हाथ रखने वाले सच्चे हैं, हाजी भी सच्चे होते हैं, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? इस मामले में मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ चौधरी शफात साहब मौजूद हैं। चौधरी शफात साहब बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में आज गुफ्तगू नहीं है। आज तो गुफ्तगू यह है कि आपको लगता है कि मामलात भाइयों के दरमियान बेहतर हो जाएंगे अगर परवेज इलाही साहब बन जाते हैं वजीर आला पंजाब और उनको वोट मिल जाते हैं जिसकी वो कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन ये जो एक अनईजी अलायंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLQ, आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो इस वक्त ये लोटा क्रेसी की बात चली, ठीक है। और ये जो नई पार्टी बनाने की बुनियाद रखी जा रही थी या गुफ्तगू हो रही थी कि मुमकिन है कि परवेज इलाही साहब, मुनिस इलाही साहब और एक और शख्सियत वो कोई नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, आपको लगता है ये मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब सिर्फ वोट डालेंगे परवेज इलाही के हक में या रहेंगे भी परवेज इलाही साहब के हक में? नहीं, देखिए उन्होंने तो एक फैसला कर लिया ना कि जी वो फेडरल में गवर्नमेंट का साथ देंगे और इधर परवेज इलाही का साथ देंगे। तो अब नई पार्टी की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन बात तो हुई थी पार्टी बनाने की, लेकिन अभी उसको एक बात ही हुई थी, कोई फैसला नहीं मेरा ख्याल। इसलिए अभी साहब बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब हमें काफ लीग के लोगों से पूछना पड़ता है आप कौन से कैंप में है, परवेज इलाही कैंप में या चौधरी शुजात कैंप में। तो ये एक ट्रेजेडी तो है, कंफ्यूजन। हाँ नहीं, ये तो एक डिलेमा है कि लोग परेशान है कि भाई सिस्टम ही पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हो गए, उनके हर चीज ही उलट पुलट हो गई है। आप देख रहे हैं अब लोग यही हमसे पूछते हैं कि जी उधर जाना है या उधर जाना है, तो हम कहते हैं कि दोनों तरफ जाएं, क्योंकि दोनों मिलते भी हैं, सारा कुछ है और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये वज़ारत आला के लिए सपोर्ट भी उनको कर रहे हैं।
तो इसलिए मुश्किल में हैं गुजरात के लोग। मुश्किल में गुजरात के लोग हैं, लेकिन पंजाब के लोग किस कदर मुश्किल में आने वाले हैं। और ये आपको याद होगा कि जब ऑफर की थी नून लीग की तरफ से, ऑफर गई थी परवेज इलाही साहब को हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो उन्होंने यही एतराज उठाया था कि मैं चंद महीनों के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, मैं पूरी टर्म पूरी करना चाहता हूँ। अब अगर इमरान खान साहब के जो ये जेन्युइन है इनकी मुतालबात के फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल किया जाए, तो मुमकिन है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी रिजॉल्व कर दी जाए, पंजाब से भी इस्तीफे दे दिए जाए। तो क्या परवेज इलाही साहब आपको लगता है कि मान जाएंगे यही 2 माह में अगर, या 1 माह में अगर इस्तीफा देने की बात हो गई, तो आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब इससे एग्री करेंगे उस वक्त? जी बिल्कुल लगता है। देखे ना जी, इस वक्त जो हालात है, इस वक्त जिस तरह ये पिछले इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो लीडरशिप ने तो रिजल्ट्स लेने होते हैं। वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि जल्दी इलेक्शन हो और ताकि मेजॉरिटी के साथ हाउस में आए, और ये जो ब्लैकमेलिंग है थोड़े बहुत मेंबर्स की, वो खत्म हो। तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है कि अगर जल्दी इलेक्शन कराएं। और मेरा ख्याल है वो परवेज इलाही साहब मान जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे आप? नहीं, उन्होंने बयान भी दिया था कि जैसे ही इमरान खान साहब कहेंगे मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। आपने सुना ही होगा उनका बयान। जी जी, मगर मैंने कहा कहने और करने में फर्क होता है ना सर, इसलिए मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि उनके क्या ख्यालात बदल गए हैं। ये तो जी अल्लाह ही जाने। अब जो कह दिया उन्होंने आपको, मैंने दोहरा दिया। ये बस आप देखें। अच्छा चलो ठीक है, तो थैंक यू, आपने दोहरा दिया। अच्छा ये बताइए, अच्छा शफात साहब, ये बड़ी एक अहम बात है कि जो टेलीफोन कॉल पर जो दुआए खैर हुई और मिठाई खाई गई, जो लड्डू खाए गए, उसके बाद जो उसके ऊपर मतलब यू टर्न लिया कि दूसरे दिन चले गए वो खान साहब से मिलने परवेज इलाही साहब, तो फिर उसके बाद मुन्ने साहब के बारे में कहा जा रहा है, साथ रफीक साहब ने उनसे पूछा जी किसका फोन आया, तो कुंडी लगा के उन्होंने दिखाया फोन कि इनका फोन आया था। किनका फोन आ सकता है आपको लगता है मुमकिन तौर पर कि कुंडी लगा के दिखाना पड़ा? ये कोई नहीं जी, राजी है, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता हो सकता है? आप लोगों को तो हर बात का पता होता है, हर चीज के आप अंदर घुस जाते हैं। लेकिन हमें नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं चौधरी साहब, नहीं आपको कुछ तो होगा। अच्छा हंच क्या है आपका, किसका होगा हंच? नहीं बिल्कुल कोई नहीं। ऐसे ही मैं एक इधर बैठ के एक बात कर दूं जिसका मुझे मतलब सही पता ही ना हो, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा चौधरी शहबाज साहब, आखिर में यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक बहुत नजरिए में, बयानिए में बड़ा फर्क है। काफ लीग एक ज़ाहिर मसालिहत पसंद भी है, मतलब न्यूट्रल रहती है तमाम तर चीज़ों में, इस तरह नहीं है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगाए या इस तरह की कोई टक्कर की बात करे, और ज़ाहिर है ठंडे मिजाज के हैं परवेज इलाही साहब। और खान साहब उतने ही ज़ाहिर है हॉट टेम्पर्ड भी हैं, और उनको गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है और नाराज़ भी हो जाते हैं वो इदारों से, नखरे भी कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं, मुतालबात भी कर रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप लगता है कि इनमें कोई मेल हो सकता है कि आप परवेज इलाही साहब इतना साथ देंगे इमरान खान साहब का कि इसको सपोर्ट करेंगे, इस नजरिए को? नहीं देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट भी तो हमारी है ना, किसी और मुल्क की नहीं है। कोई एतराजात हैं तो वो दूर भी हो सकते हैं, जब विद टाइम जो जख्म है वो हील भी हो जाते हैं। तो एक साइड जरूर रखनी चाहिए जो गर्मी को कूल डाउन कर सके। तो मैं तो यही समझता हूँ कि, और आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब के नंबर पूरे हो जाएंगे इस खरीदो फरोख्त के बावजूद? या आपको लगता है मामला खटाई में पड़ सकता है? आप नून लीग को भी जानते हैं, आप काफ लीग को भी जानते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जानते हैं, क्या समझते होगा? जी इस वक्त तो लग रहा है कि पूरे हैं, क्योंकि देखें लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया और वो पछता भी रहे होंगे जो लोग लौटा हुए हैं कि आइंदा उनको वो सियासत से तो आउट हो गए, इलेक्शन भी हार गए और लोगों से बातें भी सुननी पड़ी। तो बेहतर यही है। तो आपको लग रहा है कि ये हकीकत होने जा रही है कि? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, परवेज इलाही साहब बनेंगे, ठीक है। अपनी पार्टी से स्टिक करें, लेकिन 40 करोड़ रुपए के लिए कैसे स्टिक करें सर? ओके, बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज साहब, आपने ज्वाइन किया और आपकी तबीयत नासाज है, हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल खैर ठीक हो जाएं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं कायरा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये अब एक इल्जाम नया आ गया है जी, जो फवाद चौधरी साहब ने लगाया है, उसके बाद एक जवाबी इल्जाम लगाया गया है PMLN की तरफ से। अब जो इलियास चिन्योटी साहब हैं, उनको कहा गया सऊदी अरेबिया में हज कर रहे थे, जब उनको फोन कॉल्स आने लग गई कि आप वापस मत आइएगा, 10 करोड़ रुपए उनको ऑफर हुए, 40 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर यहाँ पर चौधरी मसूद मजीद साहब को दिए गए। उसके बाद वो तुर्की रवाना हो गए, लियाकतपुर में उनकी रिहाइश है, वहां पर PTI के कारकुन जो है उन्होंने एक तूफान बदतमीजी भी लगा दिया। अब ये मामला सियासत से जरा आगे चला गया है, आप क्या समझते हैं कि ये इल्जामात में कितनी सदाकत है, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी साहब को माना जा रहा है?
देखिए, पहली बात तो यह है कि इल्जाम लगाने वाला कौन है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो झूठ बेचने वाला, वो झूठ बोलने वाला और झूठ के सारे खड़ा होने वाला, उस शख्स की एक बयान पे जिसको उसने किसी सबूत के बगैर कहा, उसके ऊपर मैराथन रेसेस हो रही हैं, मैराथन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर आर्ली न्यूज में ये चल रहा है, उसके ऊपर सारी बातें हो रही हैं और हम उसकी रिबटल भी दे चुके। उसकी रिबटल जिस शख्स पे इल्जाम है कि उसने पैसे दिए, वो भी तारड़ साहब भी उसका जवाब दे चुके। उन्होंने कहा मैं हल्फन कह रहा हूं और मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूं। इसके बावजूद इस पे प्रोग्राम हो रहे हैं, उस शख्स की क्रेडिबिलिटी है क्या? जो बातें शरकपुरी साहब के बारे में एक बात चली, उसके बारे में एक वीडियो लीक हुई, उसको साथ नहीं चलाया जा रहा। शरकपुरी साहब को जो पैसों की ऑफर, जो बातें हुई, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, वो बात नहीं देखी जा रही। और फवाद जैसे एक फजूल आदमी का जिसका काम ही झूठ बोलना है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके एक इल्जाम की बुनियाद पे आसिफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। अब जरा बताएं, आप बड़ी सीनियर रैंकर हैं, ये बताएं आसिफ जरदारी साहब का पंजाब की हुकूमत बचाने में फर्ज करें ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल फर्ज करें, फिर भी कोई बात तो होगी ना कि वो क्यों बचाना चाहते हैं, उनका क्या लॉजिक है। सिंध की हुकूमत बचानी हो तो चले बात कुछ समझ आए कि जी फलां ने कर लिया, उसको वो भी झूठ होगा लेकिन कोई बात बनेगी। पंजाब की हुकूमत में हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उसको अगर वो ये कर रहे हैं तो क्यों, कोई लॉजिक, कोई रीजन, और इस पे एक प्ले अप हो रहा है। उसके जवाब में अगर किसी ने कहा, मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया को एक काम करना चाहिए। जरदारी साहब अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, वो एक सियासतदान है, वो चौधरी शुजात साहब के घर गए हैं, वो उन्होंने एपीसी बुलाई, सारी इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा होकर बैठ के उसके बाद चौधरी शुजात साहब के पास गए। चौधरी शुजात हमारे इत्तेहादी हैं, फेडरल गवर्नमेंट में उनका बेटा, उनका साथी, हमारे वजीर हैं। उनके पास जाके काफ लीग से सपोर्ट तलब करना या काफ लीग को कोई बात ऑफर करना, ये हमारा हक है। वो पीटीआई का भी हक है, वो बाकी जमातों का भी हक है। इसमें कौन सा गुनाह है, कौन सी गलती है? इसके ऊपर अगर इमरान खान ने कह दिया कि जी 40-40 करोड़, 50-50 करोड़, 30, ओ भाई कोई सबूत, कोई लॉजिक, आप जरा गौर करें। आप जैसी सीनियर रैंकर समझती है कि अगर ये बात दिन 3 बजे हुई, फवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जितने आर्ली न्यूज हुई उसमें चली सारे चैनल्स पे, उसके बाद इस पे डिबेट हुई, उसके बाद इस पे प्रोग्राम हुए, कितने लोगों के जहनों में ये बात कंसोलिडेट हुई होगी। और ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ पे मबनी है। अता तारड़ साहब ने आके फौरन कहा कि मैं हलफ देने को तैयार हूं, मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूं कि मैंने किसी बंदे को ना ऑफर किया है ना मैंने पैसे दिए। अब इस बात को क्या किया जाए? पीटीआई के सारी सियासत है ही ये कि झूठ बोलो, इतना बोलो, सोशल मीडिया पे खेलो और फॉर्मल मीडिया उसको प्ले अप कर देगा और लोगों के दिलों में वहाम आ जाएगा। कल जाके कोई उसकी वजाहत करता रहे, कोई तरदीद आती रहे, लेकिन कुछ चीजें तो कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस बात को जरूर देखिए। पीपल्स पार्टी आज भी इस गए गुजरे दौर में भी ये समझती है कि आइन, कानून और जमहूरी असूलों के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए और जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं हो रहा है। और आसिफ जरदारी साहब एक आसान पंचिंग बैग है, वो मुखालफों का भी, मीडिया का भी, खुदारा किसी चीज को उनके साथ मुंसलिक तो कर लीजिए। अच्छा ठीक, कायरा साहब अगर मैं इजाजत तो मैं बोलूँ, कायरा साहब देखिए ये बात तो बड़ी अब कॉमन हो गई है कि वो शरकपुरी वाली साहब आपने एग्जांपल दिया, तो देखिए उसके ऊपर मुबैना ऑडियो जो आई उस पर आप लोगों ने एज ए हुकूमत क्या स्टैंड लिया या क्या पोजीशन ली, आपने उसके खिलाफ क्या तहकीकात ऑर्डर की, क्या इन्वेस्टिगेशन कराई? तो यहाँ इस मुल्क में अगर शेख रशीद साहब कोई बात कर दें तो ये कहा जाता है कि जी शेख रशीद साहब को कौन सीरियसली लेता है। अब फवाद चौधरी साहब हैं जी, इनकी क्रेडिबिलिटी देख लीजिए। हम जाते हैं जी गोगी साहिबा की बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो हमें कहा जाता है मरियम औरंगजेब साहिबा की क्या क्रेडिबिलिटी है, और ये तो
प्राइम मिनिस्टर है, तो हम किधर जाए सर? ये भी आप बता दें कि मीडिया और कितना संभल के चले। हम तो दोनों तरफ की बात करने की कोशिश करें, हम तो कह रहे हैं आप इनके ऊपर प्लग लगाएं, आप रोकें इनकी झूठ की सियासत को, और इनकी झूठ की सियासत आपके सच की सियासत से ज्यादा बिक रही है सर, और ये इलेक्शन इस चीज की गवाह है। तो आपका बयानिया क्या है? क्योंकि इनका बयानिया अगर झूठ भी है, अगर बिला वजह का झगड़ा भी है, तो वो बिका है सर। आपका क्या बयानिया है? जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो उसका आपको रिवॉर्ड क्या मिला? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि झूठ का बयानिया बिका है। ये बात दुरुस्त है कि आलमी साजिश के झूठ है वो बिका है। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान का अपनी जात को खतरा होने का बयानिया बिका है। इमरान खान का झूठ कि मैं इस मुल्क के हालात बदल दूंगा, इस मुल्क में 200 अरब डॉलर ले आऊंगा, माजी का और हाल का बयानिया बड़ा आला उसने प्ले अप किया है। ये बात मैं मानता हूं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मेरी आपसे सिंपल ये गुजारिश, मैं मीडिया के ऊपर इल्जाम नहीं दे रहा, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, एक खबर है आप चला दीजिए, उस खबर की तरदीद आ गई, उसके बाद उसको हैमर करके उस पर प्रोग्राम होना, उसको हर आर में चलाना, जब तक उसकी कोई सब्सटेंशिएशन ना हो, उसका किसी बात का कोई सबूत ना हो, कोई अमूमी सबूत भी ना हो, खाली 3 लोगों का ये बयान हल्फी, उसके जवाब में बयान हल्फी आ गए, तो अब इस मामले को दब जाना चाहिए। जितना आप इस पे प्ले अप करेंगे या इसको जितना डिबेट करेंगे, उस डिबेट के नतीजे में क्या लोगों के ज़हनों में मेरी जमात के बारे में अच्छा तासर जाएगा या न्यूट्रल तस्वर जाएगा? सो मेरी चले आपकी जमात को इसमें से 1 मिनट माइनस करते हैं। ओके सर, 1 मिनट सर, मैं प्रोग्राम नहीं करी, मेरा तो एक सवाल था। अगर आपने इतनी लंबी बात नहीं की होती तो सवाल से आगे बढ़ गए होते हम, लेकिन आपने बात की इसलिए इसका बात का जवाब दिया मैंने। बिल्कुल, मेरा तो एक प्रोग्राम नहीं है, एक सवाल था। चले इसको हम छोड़ देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आ जाए जी दूसरी बात पे। ये बता दीजिएगा कायरा साहब कि इस मामले में आपको लगता है कि चले जरदारी साहब का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और खिदमत में सबसे आगे बिल्कुल सिंध है, और जरदारी साहब की एक पर्सनैलिटी है कि वो लोगों को मना सकते हैं, और पहले भी उन्होंने ये कोशिश उनकी कामयाब हुई है। तो जो कल शुजात साहब से मिले, आपको क्या लगता है, आप हमें बता सकते हैं कि वो? जी, एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, आई एम जस्ट गोइंग टू कम स्ट्रेट बैक टू यू, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे थे और जाहिर है कि ये तमाम तर फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, हमारा फाइनेंसिंग गैप बढ़ रहा है, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नहीं थम रही है, वो भी नीचे तेजी से जा रही है। अब इन तमाम तर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से इस मुल्क का दिवालिया होने के चांसेस मजीद रोशन हो जाते हैं। तो ये इस हवाले से आपको क्या लगता है, क्योंकि IMF से अगर हमें अगस्त में किस्त मिलनी है और उन्हें हमें चेक करने आना है उनकी टीम ने, उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना है, तो अब ये पॉलिटिकल सर्टेनिटी इज अ मस्ट, जो कि आपने कल आई थिंक आपकी जो लीडर्स की मीटिंग हुई है उसके बाद ये बड़ा क्लियर हो गया है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बट द शॉर्ट कमिंग इज कि अगर तो खैबर पख्तूनख्वा इनके पास है, कश्मीर इनके पास है, आज़ाद कश्मीर, उसके बाद इनके पास गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब भी हो जाता है, 4 सूबे इनके पास हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो आपको क्या लगता है ये आपको हुकूमत चलाने में दिक्कत नहीं होगी? देखिए, चैलेंजेस तो हमारी हुकूमत को पहले दिन से हैं, अभी भी बहुत बड़े हैं, और आपने दुरुस्त कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत खौफनाक किस्म के चैलेंजेस का सामना है। और मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में ओपनली कह रहा हूं कि कोई जमात, बशमूल मेरी अपनी जमात के, कोई एक जमात इस वक्त मसाइल का हल नहीं दे सकती। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि सारी जमातें, सारी क़यादत इकट्ठे होकर एक वे फॉरवर्ड डिजाइन करें, जिसको सारी क़यादत, सारी जमातें ओन करें, सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर ओन करें, और उसके साथ खड़े होकर हम वे फॉरवर्ड के ऊपर चले। कल हुकूमत हमारी हो, इमरान खान की हो, मुस्लिम लीग की हो, किसी और जमात की हो, लेकिन वो जो वे फॉरवर्ड हम डिजाइन करें वो एक हो, उसके साथ खड़े हो, तो शायद हम पाकिस्तान को इन बहरानों से बाहर निकाल सकते हैं। वरना तो ये इरिवर्सिबल होते जा रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त इत्तेहाद की जो हुकूमत है, इसमें सारे पाकिस्तान की जमातें एक तरफ खड़ी हैं और खान साहब अकेले खड़े, जिनको हमने जब उनकी 2018 में हुकूमत आई उस वक्त भी कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, उस वक्त भी कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त भी कहा कि कोई एक जमात मसाइल का हल नहीं, आए बैठ के हल करते हैं, और हम अपने केस हैं हम भुगतेंगे, अदालतों का हम सामना करेंगे। उसके जवाब में वो गालियां देते रहे, हम सुनते रहे। हमने जब जब पाकिस्तान को चैलेंज आया, जब कोई ऐसा मसला आया जिसमें इज्तिमाई शऊर की, इज्तिमाई फैसला साजी की जरूरत थी, तो सारी जमातों की क़यादत गई
मेरी क़यादत गई, मुस्लिम लीग की क़यादत गई, बाकी इस वक्त तो इत्तेहादी जमातों की क़यादत गई, नहीं गया तो उसमें इमरान खान साहब खुद जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे वो नहीं गए। आज भी हमने क्या कहा, हमारी हुकूमत आई, हमने फिर कहा कि आइए बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करते हैं, आप हमारी मुखालफत करें, जो मर्जी करें, आप हमारी हुकूमत को हटाने के लिए, इसको फारग करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करें, आपका हक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर अपने मीडिया के जो आपके टाइकून है उसके जरिए आप पब्लिक ओपिनियन को मिसलीड करके अगर मुल्क के हालात बदलना चाहेंगे तो नहीं बदलेंगे, और सिर्फ लड़ाई मसाइल का हल नहीं होती। ये बात समझने की जरूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान को इज्तिमाई फैसला साजी की जरूरत है। खान साहब बिल्कुल देखे ना, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे, तालिबान के इशू पे एपीसी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, उसमें खान साहब तशरीफ नहीं लाते। तो क्या करना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान के अकेले मसीहा हो सकते हैं? और फिर जो वो असूल लेके खड़े हो गए कि ये सारे करप्ट, ये सारे खराब, ये सारे बुरे। चौधरी परवेज लाई, जिसको वो खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज उनकी हुकूमत बनाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं और फिर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बंदा इल्जाम लगाता है जी 30-30 करोड़ 25-25 करोड़ दे दिया, ऑफर हो गया। दूसरा कहता है 30-30 करोड़ हो गया। तीसरा कहता है 40-40 करोड़ ऑफर कर दिया। और खान साहब कहते हैं जी 50-50 करोड़ ऑफर कर दिया। अब किसकी बात सुने? आप भी जरा गौर करें, किसकी बात सुने? क्या इसमें सब्सटेंशिएशन है? क्या इसमें सदाकत है? ठीक है सर, आपने कहा चैलेंजेस दरपेश है इस वक्त जो हुकूमत आई है इन पावर, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बता दीजिएगा कि चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है सर, और जाहिर है ये ऑप्शंस पर आपको ही नजर डालनी पड़ेगी। काबीना में आप लोग हैं, आप लोग कर सकते हैं बहुत कुछ इनिशिएट। इम्पीचमेंट एक मामला है प्रेसिडेंट अलवी के हवाले से। अब आपको आइन ने तरीका भी वजह कर दिया कि इन चैलेंजेस से आपने कैसे लड़ना है। अब ये इमरान खान साहब की जो आप मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि मीडिया टाइकून्स के जरिए अपना जो नजरिया या बयानियां बेच रहे हैं, तो इसको तो रोकने वाले हम नहीं हो सकते ना, रोकने वाले तो आप हैं, आपके पास राइट्स हैं। जाहिर है पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अगर आप थोड़ा सा ये पोज करना चाहते हैं कि हम मीडिया के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाएंगे, लेकिन कदगन नहीं होगी, ये तो झूठ को रोकने वाली बात होगी। तो क्या आप ये करेंगे या नहीं करेंगे? आप इंपीचमेंट पे जाएंगे नहीं जाएंगे? आर्टिकल 6 के हवाले से बात हो रही है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब ये तमाम तर चीजें आपके कोर्ट में है, या हम वही मुतालबा करते रहेंगे कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का केस दे दे, जिस पर शायद हमें ये ख्याल है या शक है कि वो इमरान खान साहब की सियासत को खत्म करने में कोई रोल प्ले करेगा? जी इस वक्त एक बड़ी बात है सूरत हाल। इस वक्त जरूरत है कि हम जो फैसले आज लेने की जरूरत है हम वो ले रहे हैं। हमें बिला खौफे तरदीद, बिला खौफ किसी बात के, हमें वो फैसले लेने चाहिए। हुकूमत को भी अपने पांव पे खड़ा होने की जरूरत है। मीडिया नाराज हो, कोई और नाराज हो, इमरान खान नाराज हो, लेकिन हम सिर्फ इस बात से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खान साहब अगर इस बात को मान लें कि वो अकेले मसीहा नहीं है, कोई एक जमात मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया और बेटर मैनेजमेंट ऑफ मीडिया के हवाले से अगर उनको कुछ सक्सेसेस मिली हैं तो वो पाकिस्तान के अल्टीमेटली नुकसान में है। ये याद रखिए, ये जो हमारा ट्राइबल या कबायली या जो हमारा जागीरदाराना माशरे का एक खास स्टाइल होता है ना, कि यहाँ पे हीरोज वो होते हैं जो कहते हैं जी मैं इन रवायतों को नहीं मानता, मैं किसी असूल को नहीं मानता, मैं बासूल खुद हूँ, मेरी बात मानो। वो हर चीज के सामने डट जाता है और गलत होता है। वो हर लड़ाई लड़ता है, हर इदारे से, हर फर्द से। अल्टीमेटली वो शख्स अपना नाम तो बना जाता है, लेकिन उसके पीछे वो मुआशरा, वो कबीला, वो खानदान, वो मुल्क, वो मुआशरा, वो बर्बादी का सामना करता है और उसके फैसलों की कीमत भुगतता है। यही काम इमरान खान कर रहे हैं। हमें इस वक्त देखने की जरूरत है कि सारी जमातें इकट्ठी होकर बैठे। देखिए ना, अभी इलेक्शन हुआ पंजाब में, 20 सीटें वो जो पीटीआई की थी उसमें से 15 सीटें वो जीत गए। उन्होंने कहा जी बस फैसला हो गया, अवाम ने रेफरेंडम कर दिया। क्या रेफरेंडम हुआ है? कौन सी हुकूमत थी पंजाब में? पंजाब में तो हुकूमत बनी नहीं थी। उसमें अदालती फैसले भी हैं, उसमें
पंजाब के चीफ मिनिस्टर का फैसला होना है, लेकिन जिस बंदे के साथ आज इमरान खान खड़े हैं वो कौन से असूल पे खड़े हैं, जिसको वो पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो सर इमरान खान साहब ठीक हो जाए खुद ब खुद, वो तो नहीं होगा ना। यूर विशिंग फॉर द इम्पॉसिबल। कायरा साहब, क्या कोई गेम प्लान है, क्या कोई गेम प्लान है कि आप अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करनी है, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करनी है विद दीज शॉर्टकमिंग्स कि हमारे पास 4 सूबों की असेंबलियां नहीं है और उनके पास ये पावर है कि वो किस वक्त डिसॉल्व कर दें, फिर आपको चाहे ना चाहे आपको इलेक्शन में जाना पड़ सकता है। तो ये तमाम तर चीजों पर सोच विचार हुई है, कोई एक्शन प्लान है इन प्लेस? एक बात कि इमरान खान ये असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, दूसरी बात यह है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व करके क्योस करना चाहते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि हम उनके हाथों में खेल जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हमें बिलाशुबा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को आगे लेके चलने की जरूरत है। खान साहब के हर मुतालबे को पूरा तो नहीं किया जा सकता। आप ये फरमाइए कि अगर हम फर्ज करें कि ये बात मान ली गई, हम इलेक्शन में चले गए, अगले महीने हम फैसला करते हैं कि जो अगले महीने से केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या इस वक्त के जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के, जो पाकिस्तान के दाखिली हालात के, जो पाकिस्तान में के अंदर पीटीआई और इमरान खान के जरिए अदालतों पे हमारे इलेक्शन कमीशन पे या बाकी इदारों पे जो हमला आवरी है, उसको अगर हम, क्या वो हुकूमत फेस कर सकेगी, क्या वो सामना कर पाएगी? इस वक्त जरूरत समझ की है कि हम पाकिस्तान के अंदर मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, और ये फैसला हमने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, हमारे साथ हमने बाकी दोस्तों को कन्विंस किया कि हमें इस वक्त मुश्किल और तल्ख फैसले करने की जरूरत है। उसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़े, कर लो, नुकसान हो जाए कर लो, लेकिन पाकिस्तान को बचाओ, इसको स्टेबलाइज करो, और उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह आवाम के सामने जाके अपनी बातें करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा हमारा। अच्छा, इमरान खान साहब, अगर बहरान है तो इस बहरान से निकलने का कोई अमल है, कोई आपके पास एक्शन है, प्लान है सर? अगर इमरान खान साहब का शदीद बहरान है इस वक्त मईशत के साथ साथ, तो उस बहरान को ओवरकम कैसे करेंगे? कोई है प्लान या नहीं? आर्टिकल 6 है या नहीं है? कोई केसेस है या नहीं है? एविडेंस है कि नहीं है? या फॉरेन फंडिंग का इंतजार करें हम? देखिए, कुछ काम अदालत को करने हैं, और इमरान खान के खिलाफ हमें कोई सर, कुछ काम आपने भी करने हैं ना कायरा साहब, कुछ काम तो हुकूमत ने भी करने हैं, कुछ काम तो आइन के हवाले से भी होने हैं। बताने लगा जी। और जो हमारी कमेटी बनी है उसको भी ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के जो फैसले हैं, उनके नजर में, उनके जरिए अगर हमारे ऊपर कोई बात आई है और हमें मुस्तकबिल पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ फैसले करने की जरूरत है, तो वो भी हुकूमत वक्त को लेने की जरूरत है, बिल्कुल लेने चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया कमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पर आप गुफ्तगू सुनी, और जाहिर है कि इस हवाले से कि अगर इमरान खान साहब का ये झूठ का बयानिया बिक रहा है, अगर तो वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कोई सबूत अब तक वो किसी बात के नहीं दे सके। अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की कि वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हैं, और जो दूसरे इलियास चिडियोटी साहब हैं वो तो हज पे थे जब उनको फोन आया। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो हज से लोग वापस आते हैं वो कम से कम आते ही झूठ तो नहीं बोलते होंगे। इसलिए अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने पानी में है, और फिर 22 को जो होगा, क्या वो आईनी होगा, क्या वो जमहूरी होगा, और क्या वो मुल्क के लिए बेहतर है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल 6 के हवाले से बात करनी है, जो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हम अरसे से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई हुकूमत वक्त है, या अब तक समझती है कि वो ऑपोजिशन है, कुछ किरदार अदा करना है। अगर इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं तो उनको सच कैसे यकीन दिलाना है, उसके खिलाफ क्या सबूत लाना है, और उनको चुप कब करवाना है। इन तमाम तर चीज़ों पर एक रेजोल्यूशन, एक रे ऑफ लाइट बन के सामने आई कि वाकई अगर हुकूमत के अंदर कोई सीरियसनेस है तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये रेजोल्यूशन टेबल की है सेनेट में। इट इज़ अगेंस्ट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, और जो थे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली, जो उस वक्त स्पीकर का किरदार अदा कर रहे थे, कासिम खान सूरी साहब। और ये हुआ अफनानुल्लाह साहब आफ्टर द सुओ मोटो जो केस लिया था इन्होंने, टू व्हाट द, अब हम कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग रूलिंग जो थी, उसके हवाले से उन्होंने एक फैसला दिया, जिसके बाद आपने ये रेजोल्यूशन सबमिट की। अब ये इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे दे, फिर आप लोग कुछ करेंगे, या आप लोगों के पास कुछ है टू गो फॉरवर्ड विथ?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ राय पाई जाती है। हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें इससे आगे जाना चाहिए। कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये ज़रूर समझता हूँ कि इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस ज़रूर होना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आया है जिसके मुताबिक अगर आप आइन को जो है वो उसको आप उसको सबवर्ट करेंगे या उसका जो उसके ऊपर जो मामला लिखे गए हैं उनको आप जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसका कोई ना कोई इम्प्लीकेशन होना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी आर्टिकल 6 बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ये बेसिकली तो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो है वो मार्शल लॉ वगैरह लगाते थे। तो उस सूरत में भी ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें कम से कम इस पर एक डिबेट करके जो है कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होने चाहिए। वरना तो देखें, इमरान खान ने तो सिविल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, उसने तो इक़्तिदार से उस वक्त तक चिमटा रहा जब तक कि उसको बाहर पुलिस वैन आके खड़ी नहीं हुई, जब तक जो है वो इसके आसपास लोगों की टांगें कांपनी शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि जी बस अब ख़त्म हो गई गेम, तब तक ये इक़्तिदार इसने नहीं छोड़ा। और जो है वो और ये इसी ये लोग कोई मोरालिटी वाले लोग नहीं हैं, इनके कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, अखलाकियात का अलिफ भी इनको नहीं मालूम। तो इस तरह के लोगों को आप जो है वो फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई जो है वो बंद बांधने की जरूरत है आइन के अंदर। सेनेटर साहब, अगर आप मुझे एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक इंटरजेक्शन एक इंटरजेक्शन करना चाहती हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कह रहे हैं कि आपने ये जो रेजोल्यूशन है वो सबमिट की। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये पता है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, या आपको आइन क्लियरली बता रहा है, इसकी आपको इंटरप्रिटेशन कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? आपको फैसले का इंतजार क्यों था? क्योंकि आपको क्या खुद ये टेबल नहीं कर सकते हमारा आइन ये कहता है इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है इस बुनियाद पर और अब हमें कुछ करना चाहिए? आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाई यू नीड द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो कुछ 3 अप्रैल के फैसले के बाद और उससे पहले इमरान खान ने किया, वो इमरान खान, फवाद चौधरी, कासिम सूरी, आरिफ अलवी, ये सारे लोग जो हैं वो एक साजिश का हिस्सा थे जिसके तहत ये पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने पूरी एक साजिश की। और उसके ऊपर मेरी ज़ाती राय में यही है कि उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई इसकी कोई इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी ये बात जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि ये 5 लोग जो हैं ये साजिशी हैं, ये आइन शिकन है। इन्होंने ये लोग जो हैं इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी कोई ना कोई सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसी रूह से मैंने चाहा था कि अब जब भी सेनेट का इजलास होगा तो मेरी कोशिश होगी कि वो रेजोल्यूशन पुट अप हो और उसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट हो ताकि जो है इसको किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जा सके, ताकि ये आइंदा ना हो। वरना तो आपने अगर इस तरह का इस पे डिबेट होगी नहीं, इसको बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको जो है वो इसको प्रेजेंट करवा के इस पर डिबेट जरूर करवाएं ताकि एक ये बात देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि आइन शिकनी हुई है और किसी ने आइन की अगर किताब पढ़ी है तो वो भी जानता है कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है। तो जब ये दोनों काम हो चुके हैं तो इसकी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अब कुछ लोग समझते हैं कि आर्टिकल 6 की सज़ा बहुत सख्त है, तो फिर इसके ऊपर और मजीद बहस हो सकती है कि इसको मजीद आगे जो है वो नया कानून लाया जाए ताकि ये आइंदा असर ना हो। और ये सब ठीक है। और ये इम्पीचमेंट ऑफ आरिफ अलवी साहब, क्योंकि देखिए अफनानुल्लाह साहब वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है, सॉरी आपको मैं वक्त कम दे सकी हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि एक तासुर आ रहा है कि हुकूमत को नहीं पता कि उसने मुद्दत पूरी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। एक तासुर आ रहा है, इसीलिए आपका डॉलर बढ़ रहा है। एक अनसर्टेनिटी इसलिए है कि हुकूमत वक्त अपनी जो स्पेस है वो ओन नहीं कर रही। ये जरा एक कंफ्यूजन अगर आप दूर कर दें कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं या इंतजार में है इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, या आपका कोई गेम प्लान है? देखिए, ये जो रीसेंट सर्ज आई है रुपए की डिवैल्यूएशन के अंदर और स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट गिरी है, फिच ने हमारी रेटिंग डाउनग्रेड की है, ये सब कुछ हुआ है ज़मनी इंतखाबात जो पंजाब में हुए हैं और उसके अंदर PTI जो जीती है उसका ये मार्केट का रिएक्शन है जो आप देख रही हैं, जिसकी वजह से डीस्टेबिलिटी आई है। इसका मतलब ये है कि अगर PTI खुदा ना